जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। हिंदू राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए मैं विशाल भगत आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं फेसबुक लाइव में। आज कोविड-19 पूरे हिंदुस्तान में आज का केस है 49,931, रिकवर है 31,991, टोटल लॉस 708, कंफर्म केस महाराष्ट्र 9,431, रिकवर 6,044, टोटल डेथ 267। मित्रों, वो किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं होंगे जो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग के बीच नहीं है। किसी के माता होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पुत्र होंगे, किसी न किसी हिंदुस्तान के परिवार के एक सदस्य होंगे जो 708 लोग आज के दिन अपने शरीर को त्याग दिया है कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते। मैं उनको तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें ताकि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार सहन कर सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, आपने आज हमें प्यार दिया। आज मेरी शादी की सालगिरह है और इस उपलक्ष्य में आपने मुझे मैसेज के माध्यम से अपना आशीर्वाद सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया है। अब जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद कहता हूं और इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। मित्रों, आज जिस प्रकार से हमारे देश में आज का दिन ऐसे आदमी का पुण्यतिथि है जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पुण्यतिथि है, जिनका नाम पूरा नाम आज आपको बताता हूं। अबुल पाकिर जैनुअल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी। बहुत बड़ा नाम है, इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। 15 अक्टूबर 1931 में उन्होंने जन्म लिया और रामेश्वरम रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु राज्य, उस समय ब्रिटिश के राज था, मौजूदा तमिलनाडु भारत। रामनाथपुरम जिला राज्य, मौजूदा तमिलनाडु भारत। मित्रों, उनके बारे में
बताना चाहता हूं कि उन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र में 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने पूरे करने को ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करने के ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी पढ़ते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। मित्रों, उन्होंने पढ़ाई किया सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और वो प्रोफेसर भी रह चुके, लेखक भी, वैज्ञानिक भी और एयर स्पेस इंजीनियर भी रह चुके। अगर आपको इनके बारे में और भी अगर जानकारी जानने की इच्छा है तो मैं आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पहले तो उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप www.abdulkalam.com में जाके आप उनके जीवनी के बारे में और भी अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। वो भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, सैन्य मिसाइल के विकास प्रयासों में शामिल रहे। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रशिक्षण प्राण प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भी भारत में मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता था। अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से लोग आज भी हिंदुस्तान में उनके बनाए हुए असूल को लोग जानते हैं। उन्होंने 1974 में भारत में द्वारा पहले मूल्य परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक का भूमिका निभाए। आपने पोखरण की मूवी देखा होगा और पोखरण कांड भी आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस प्रकार मिसाइल का टेस्टिंग पोखरण में हुआ था और उसमें मुख्य रूप से अगर कोई थे सलाहकार और वैज्ञानिक उसमें जो थे वो थे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि के सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखक, सार्वजनिक सेवा के लिए अपने नागरिक जीवन लौट गए। उन्होंने उनको भारत रत्न भी मिला। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान के सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। मित्रों, उनके प्रारंभिक जीवन 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में एक स्वयं मुस्लिम अंसार परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलब्दीन ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार के सदस्य संख्या अनुसार इस बात को लगाया जा सकता है कि वे स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके लगन और उनके दिए हुए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आया। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका शिक्षा संस्कार हुआ। उनके शिक्षक रियादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता
तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा और 3 शक्तियों की भली भांति समझ लेना और उन प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक ने उन्हें पक्षी उड़ने के तरीका की जानकारी दे रहे थे। तब छात्रों ने समझ नहीं आया कि अध्यापक उनके समुद्र तट ले गए, जहां उन्होंने उड़ते हुए पंछियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पंछियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनकी भविष्य में विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वो सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विमान के स्नान की अवधि प्राप्त की। स्नातन होने के बाद उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना का काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रवेश किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना के निर्देशक के रूप में भारत में पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा सका। वैज्ञानिक जीवन 27 जुलाई 2015 शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान के शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 में गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में लाया गया और 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के CEO ने बताया कि कलाम अस्पताल में लाया गया तो उनकी नब्ज, ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन में लगभग 9 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट करके एक बात मित्रों उन्होंने लिखा था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत गर्वोत्ती पूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया है, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगा जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद ये ऐसे बच्चे उनके पिछड़ेपन और निराश के भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करें। मित्रों, इस प्रकार उन्होंने अपने मृत्यु से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। मित्रों, आज अब्दुल कलाम साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हर बच्चों के बीच में है और वो संघ के बहुत बड़े प्रचारक भी रह चुके हैं। और आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से आज उनके बारे में बहुत ही गरीबी स्थिति में रहने के बावजूद भी भारत के राष्ट्रपति बने। इसरो में उन्होंने साइंटिस्ट के रूप में कितने उपग्रह को वहां पर भेजे, प्लैनेट में भेजे। इस प्रकार का सोच रखने वाले, बच्चों से प्रेम करने वाले, आज उनका पुण्यतिथि है
आज उनको याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे महान पुरुष बहुत से हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए। मित्रों, जिस प्रकार से आज हमारे देश में इतिहास को छुपाने का लोग काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये बताना चाहता हूं कि कब तक छुपाओगे इतिहास, कब तक छुपाओगे इतिहास। आज मैं तमाम सनातनियों से आग्रह करता हूं कि अपने धर्म की प्रचार, अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग जागो और खुल के बात करो। आज मैं टीवी में देख रहा था, एक राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत जी से मैं सीखने के लिए, मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं कि एक 5वीं कक्षा का जो क्लास का बच्चा होता है वो भी बात ना करे। वो बोल रहे थे कि अगर पानी से बिजली बन गया तो फिर पानी का क्या काम, वो खेत में क्या ऊर्जा दे सकता है। इस तरह की सोच, इस तरह की बातें करने वाले को हम लोग बुद्धिजीवी लोग मुख्यमंत्री का दर्जा दे देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है हिंदुस्तान में कि जो छोटा सा बात नहीं जानते उनको इतना बड़ा राज संभालने कैसे दे देते हैं लोग। आज महाराष्ट्र में जो कोविड के लिए पैसा दिया गया था उसमें भी काला बाजारी हुआ, ये आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। और किस प्रकार से डेथ बॉडी का बैग का कॉस्ट का जो टेंडर हुआ उसमें किस प्रकार से धोखाधड़ी हुआ, आपने देखा होगा और सुना होगा। मित्रों, आज मौत के लिए, ये जो मौत यहां पर काल रूप बन के आया हुआ है, उस समय भी कुछ लोग सौदाबाजी से नहीं पीछे हट रहे हैं। आज कोरोना काल में हम आप सबको अपना ख्याल रखते हुए बच के चलना है, संभल के चलना है, मास्क लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और हर तरह का जो भी WHO द्वारा जो बताया जा रहा है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए, नियम को पालन करते हुए हमें अगर अनलॉकडाउन में बाहर भी निकलना है तो हमें उस चीज का पालन करना चाहिए। मित्रों, आज दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ लोग कोरोना जैसे डिजीज को भी हास्य पात्र के रूप में ले रहे हैं। मैंने देखा कुछ वीडियो भी बना के लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं। मैं उन लोगों से ये बता देना चाहता हूं, कभी उनके घर पे जाइए जिनके परिवार कोरोना से पीड़ित होके शरीर छोड़ के, इस देश छोड़ के चले गए हैं।
उन परिवार के साथ क्या बीत रहा है, कभी उनसे जाके पूछिए। आप कॉमेडी बना देते हैं, मास्क को कॉमेडी बना देते हैं, सोशल डिस्टेंस को कॉमेडी बना रहे हैं। आपको ये चीज गंभीरता से लेना चाहिए, आपके परिवार के लिए, आप अपने लिए और अपने समाज के लिए सजगता के साथ में सबको सलाह दीजिए कि मास्क लगा के चलो, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करो, सैनिटाइजर यूज करो, अपने हाथ को तुरंत सैनिटाइज करो और किसी प्रकार का जंक फूड मत खाओ। कहीं का भी पानी उठा के मत पी लो। जितना अधिक से अधिक हो सके गर्म पानी पीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। मित्रों, आज संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, मन बहुत विचलित होता है। जिस प्रकार आज पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन 708 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। मित्रों, बहुत सा बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन सोचता हूं कि अगर आप लोग इतने समझदार हैं, आज बच्चों को स्कूल भेजने की बात हो या खुद काम पे निकलने की बात हो, हर पल एक डर सा लगा रहता है। सोच समझ के बाहर निकलना चाहिए। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप जब लौट के आए तो गर्म पानी से कम स्नान करने के बाद ही अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। मैं खुद ऐसा करता हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहां कोरोना किससे कब समय मिल गया। इसलिए हर चीज को सोच समझ के प्रिकॉशन लेके, ये जीवन, आज कोरोना काल में जीवन बहुत ही कठिन है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूं इस बात को कि हरदम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन रहना जरूरी है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षाबंधन आ रहा है। आपको बता देता हूं, आपको शायद मालूम भी होगा, एफबी फेसबुक फ्रेंड में देखते भी होंगे, रक्षाबंधन के रोज हजारों की तादाद में हमारे मलाड में, मालवानी में हमारी बहन लोग मुझे राखी बांधती है। और आप सोच लीजिए, इस कोरोना काल में मैं क्या निर्णय लूं, बहन लोगों को क्या जवाब दूं। उन लोगों का फोन आना चालू हो गया है कि भैया कैसे राखी बंधाओगे, कैसे करेंगे। मेरे मन में भी 10 तरह के सवाल उठ रहा है कि आखिर वो लोग 1500 लोग जो रहेंगे, कहां से आएंगे, कोई पता नहीं। अगर किसी न किसी को अगर कुछ हो गया तो क्या सोशल डिस्टेंस का होगा। तो मैं एक निर्णय लिया, मैं अपनी बहनों को कहूंगा
कि जिस मंदिर में मैं अंबुजबाड़ी में आके पूजा करता हूं, उस मंदिर में त्रिशूल रखा हुआ है। उस त्रिशूल में वो राखी बांध देंगी, मैं बगल में बैठा रहूंगा और मैं स्वीकार कर लूंगा कि बहन ने मुझे राखी बांध दिया, क्योंकि मैं किसी का जीवन से नहीं खेलना चाहता। और मैं सबको बोल चुका हूं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही ये राखी का त्यौहार, एक भाई बहन का जो त्यौहार है, इसको हमें मनाना है। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले रोज के भांति आज भी मैं अटल जी की कविता सुनाना चाहता हूं और मैं सुनाता हूं। आदमी ना ऊंचा होता, ना नीचा होता, ना बड़ा होता, ना छोटा होता, आदमी सिर्फ आदमी होता। पता नहीं सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती तो मन में क्यों नहीं मानती। इसके फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है, यहां जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वो उसका धरातल क्या है। हिमालय के चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहराया। कोई विजेता यदि ईर्षा से दग्ध अपने साथी के विश्वासघात करे तो उसका क्या अपराध इस क्षम्य हो जाएगा कि वो एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था। नहीं, अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धौलता उस कलिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दूधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सजन रथ पे चढ़े कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्तित्व जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं परिस्थितियों पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया भरोसा पर पड़ा रहे। जनता का नाम जीवन नहीं, पलायन का पुरोगमन नहीं। आदमी को चाहिए कि वह सूझे परिस्थितियों से लड़े एवं सब टूटे तो दूसरा गढ़े। किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्य के स्तर से ना गिरे, अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती के धारण करती है, कोई इसी पे भार न बने, मिथ्या अभियान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर संपदा भी रोती है। फकीर पर कुबेर की संपदा भी रोती है, कुबेर की संपदा भी रोती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद मित्रों। आज जय सिंह यादव जी जुड़े हैं रांची से, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह यादव के साथ में मेरा बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है। हम लोग एक साथ रामनवमी रातू रोड पिस्का मोड़ से निकलता था और वो तलवार लेके और वो झंडा लेके जब हम लोग निकलते थे तो उस रामनवमी जुलूस का जो कमान हमारे बड़े भाई उदय शंकर ओझा, जय सिंह यादव और रातू रोड के कृष्णा यादव, ये लोग सब मिलके एक साथ निकलते थे, उसका भी आनंद मैं ले चुका हूं। और जय सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज फेसबुक लाइव में आपसे हमारी मुलाकात हुई। आप
अपना नंबर मुझे FB बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे, मैं आपसे अवश्य बात करूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक से एक आदमी जुड़ जाए यार।